गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 के विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय स्वतंत्रता के प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। स्वतंत्रता के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। दूसरा, लोगों को अपनी प्रतिभा का विकास करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा से अभिप्राय ऐसी स्वतंत्रता से है जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, मनुष्य के जो भी मन में आए वो कर सकता है, उस पर राज्य का, सरकार का, कानून का, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ये है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा। इसके मुख्य समर्थक हुए हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल। इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया और इनमें से जॉन लॉक को नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक या जनक माना जा सकता है। उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, वो इस प्रकार है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह सरकार सर्वोत्तम है, मतलब कि सबसे बढ़िया सरकार वह है जो कम से कम शासन करे, मतलब लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। और अंतिम है, संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होती है, मतलब कि जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के पास संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए हर संभव। इसके विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें सिर्फ करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता होती है, मतलब कि जो कार्य समाज में करने के लायक हैं, करने के योग्य हैं, उन कार्यों को करने की मनुष्य को अगर स्वतंत्रता है। उसके अलावा कुछ प्रतिबंध होते हैं जो कार्य करने योग्य नहीं है समाज में, अगर उनके लिए कानून है, उनके लिए प्रतिबंध है, तो ऐसी स्वतंत्रता को हम सकारात्मक स्वतंत्रता मानेंगे। और इसके मुख्य समर्थक जॉन लॉस्की और मैकाइवर है। सकारात्मक स्वतंत्रता की भी कुछ विशेषताएं हैं। इनमें से पहली है, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता और कानून या राज्य के कानून एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। कानून है वो स्वतंत्रता को खत्म नहीं करते, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हों, जो कि स्वतंत्रता की मुख्य शर्तों में से एक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? सामाजिक प्रतिरोध शब्द का तात्पर्य है सामाजिक बंधन और अभिव्यक्ति पर जातीय एवं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण से, मतलब कि समाज के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक बंधनों को और अभिव्यक्ति के जो अधिकार हैं उस पर समाज के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हों, तो ऐसे प्रतिबंधों को सामाजिक प्रतिबंधन का नाम दिया जाता है। ये जो बंधन है प्रभुत्व और बाह्य नियंत्रण से आता है। ये बंधन विभिन्न विधियों से लागू किए जा सकते हैं, व्यक्ति पर थोपे जा सकते हैं, जैसे कानून के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा, जाति बंधन के द्वारा, असमानता के द्वारा, या समाज की रचना भी ऐसी ही हो सकती है कि उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार, उसके सामाजिक बंधन के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध थोपे जा सकें। जबकि स्वतंत्रता के वास्तविक अनुभव के लिए सामाजिक और कानूनी बंधन आवश्यक हैं तथा प्रतिरोध और प्रतिबंध न्याय संगत और उचित होने चाहिए। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रतिबंध उचित होने चाहिए, अनुचित नहीं होने चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध जरूरी है, जैसा कि प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा गया है। किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं, तो प्रतिबंध आवश्यक हैं, क्योंकि बिना उचित प्रतिबंध के समाज में
सही व्यवस्था नहीं रहेगी जिससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। अगला प्रश्न है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? मतलब कि राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करता है? राज्य के संबंध में कई विचारकों का मानना है कि राज्य लोगों की स्वतंत्रता में बाधक है, इसलिए उनकी राय में राज्य के समान कोई संस्था होनी ही नहीं चाहिए। जैसे कि गांधी जी थे, वो अराजक विचारक थे और वो राज्य को एक मशीन की तरह मानते थे। कार्ल मार्क्स थे, वो भी राज्य के जो उसको नहीं मानते थे, अस्तित्व को नहीं होना चाहिए था, राज्य का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते थे। जबकि व्यक्तिवादियों का मानना है कि जो व्यक्तिवादी विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसलिए वे एक पुलिस राज्य चाहते थे जो मानव की स्वतंत्रता की रक्षा बाहरी आक्रमणों से करे और भीतरी खतरों से कर सके। बस जो व्यक्तिवादी विचारक हैं उनकी ये मान्यता है कि सिर्फ राज्य का ये काम होना चाहिए, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, या तो बाहरी आक्रमण हो उस समय या फिर अंदर से कोई खतरा उत्पन्न हो उस समय। इसके अलावा राज्य व्यक्ति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करे, ऐसा व्यक्तिवादियों का मानना था। लेकिन आज की आधुनिक स्थिति में स्वतंत्रता की अवधारणा और स्वतंत्रता के आवश्यक अवयव बदल गए हैं। आज इस तथ्य को माना जाता है कि प्रतिबंध या उचित बंधन आवश्यक हैं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों का होना आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? क्या आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध होने चाहिए या क्या होंगे? इसके उदाहरण बताइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को जो अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि पुरुष या स्त्री स्वयं को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे लिखने का कार्य करने की स्वतंत्रता, चित्रकारी करने की स्वतंत्रता, बोलने की या अन्य और किसी प्रकार की स्वतंत्रता। इसका एक उदाहरण देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, परंतु साथ ही उसमें कुछ और भी लिखा गया है। कानून व्यवस्था, नैतिकता, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को यदि नागरिक द्वारा हानि होने की आशंका है, उस अवस्था में न्याय संगत बंधन लगाने का प्रावधान है। मतलब कि संविधान ने मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो या और कानून व्यवस्था को खतरा हो, तो उसके जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर कुछ उचित बंधन लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार विद्यमान परिस्थितियों में न्याय संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, परंतु इस प्रतिबंध का विशेष उद्देश्य होता है और यह न्यायिक समीक्षा के योग्य हो सकता है। मतलब कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, उनकी जांच की जा सकती है कि वो बंधन उचित थे या अनुचित थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं इस पाठ के संबंधित, देख लेते हैं एक बार। स्वराज्य का क्या अर्थ है? स्वराज दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और राज, मतलब कि अपने ऊपर अपना शासन। भारतीय राजनीतिक विचारकों स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा थी, वो स्वराज थी, और स्वराज का अर्थ था, स्व का अर्थ है शासन, स्व का अर्थ स्वयं, और राज का अर्थ था वो अपने ऊपर शासन। मतलब कि जब व्यक्ति अपने ऊपर शासन करता है तो ऐसी अवस्था को हम स्वराज की अवस्था कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वराज का क्या आशय है? तो स्वराज के बारे में गांधी जी की क्या मान्यता थी, देखते हैं। स्वराज का जैसे हमने बताया, अपने ऊपर राजन, अपने ऊपर शासन, अपने ऊपर राज, स्व शासन, अपने ऊपर स्वयं का शासन। तो गांधी जी स्वराज की समझ गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई है। उनकी एक रचना है हिंद स्वराज, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने अपने स्वराज से संबंधित विचार लिखे हैं। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित कर देती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज्य में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज्य पाने की परियोजना में सच्चे स्व
और उसके समाज समुदाय से रिश्तों का समझना महत्वपूर्ण है। मतलब गांधी जी की जो स्वराज्य की अवधारणा थी काफ़ी लंबी चौड़ी थी और उनके अनुसार अपने ऊपर शासन करने के लिए मनुष्य को पहले अपने ऊपर शासन करना सीखना चाहिए। वो सबसे ज़रूरी है उसके आत्मसम्मान के लिए, उसके दायित्व बोध के लिए, उसके आत्म साक्षात्कार के लिए। स्वतंत्र समाज से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। मतलब कि जो व्यक्ति के हित के लिए आवश्यक है वो कार्य करने के लिए व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध लगे हों, ऐसे समाज को हम स्वतंत्र समाज कह सकते हैं। स्वतंत्रता को बहुमूल्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। जो स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं और इन शक्तियों के प्रयोग के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण और चहुमुखी विकास कर सकता है। अब प्रश्न है स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे वो जानने हैं। उनका क्या विचार था स्वतंत्रता के बारे में? स्वतंत्रता के बारे में नेताजी के विचार ये थे, यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का आदर्श है। जो विचार है, ये ऐसा जो विचार है वो कौन सा विचार है? आदर्श स्वतंत्रता का विचार है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। मतलब कि हमारे देश में भी अलग अलग समय पर स्वतंत्रता का अलग अलग अर्थ समझा गया है। स्वतंत्रता से सुभाष चंद्र बोस का आशय था ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुष की हो, सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होना बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों का समाप्त होना, सामाजिक असमानताओं का अंत होना और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश होना। मतलब सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के बारे में मानते थे कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त कर ली, ये सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता नहीं है। जब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारे समाज में संपत्ति का समान बंटवारा नहीं होगा, मतलब कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर समाप्त नहीं हो जाएगा, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर हमारे जो पूरा समाज बटा हुआ है यह बंटवारा समाप्त नहीं हो जाता, तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। ऐसे विचार थे सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता के बारे में। अगला प्रश्न है उदारवाद क्या है? उदारवाद वह है जो रूढ़िवाद तथा संकीर्ण विचारों का विरोधी है और जीवन के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। उसका विचार है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रखने के लिए और उन्हें मतलब कि स्वतंत्र विचार रखने के लिए और उन स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। उदारवाद मुख्य रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक से अधिक जोर देता है। उदारवाद एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज और समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। इसका एक उदाहरण देकर समझा गया है, किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं और स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। दोनों की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, इसलिए उदारवाद का संबंध यानी कि लिबरलिज्म का संबंध सीधा सीधा लिबर्टी से है। इसलिए उदारवाद स्वतंत्रता पर जोर देने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा है। आर्म सिद्धांत या आनी सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? आनी का सिद्धांत जेम्स मिल ने अपने एक लेख ऑन लिबर्टी में दिया था और जेम्स मिल ने आनी सिद्धांत का वर्णन करते हुए बताया है कि आनी सिद्धांत से अभिप्राय है व्यक्ति के कार्यों पर जब तक कोई प्रतिबंध लगाया नहीं जाना चाहिए जब तक कि उसके कार्यों के द्वारा किसी प्रकार की हानि होने की संभावना न हो, चाहे वो हानि किसी दूसरे को होने हो या उसके निजी जीवन को।
मतलब कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध उसी अवस्था में लगाए जा सकते हैं जब उसके कार्य हानिकारक हों, या तो समाज के लिए या उस व्यक्ति के खुद के लिए भी हानिकारक हैं, तो भी व्यक्ति के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही था J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का ऑन लिबर्टी में हानि सिद्धांत। मतलब कि व्यक्ति के कार्यों को खुला छोड़ दें, तब तक कोई भी प्रतिबंध न लगाए जब तक उसके कार्य हानिकारक न साबित हों। जब भी वो कार्य हानिकारक हों तो उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। स्वयं संबंध और परस्वय संबंध के कार्यों में अंतर बताइए। J.S. मिल का ये हानि सिद्धांत से संबंधित अगला प्रश्न है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि व्यक्ति के कार्यों पर प्रतिबंध उस समय लगाना चाहिए जब वो हानिकारक हों, और तो इसमें स्वयं संबंध और परसंबंध कैसे उससे जुड़ा हुआ है। स्वयं संबंध जो कार्य व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित हैं, खुद से संबंधित हैं, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता राज्य, ये मानना है J.S. मिल का। दूसरी तरफ अगर व्यक्ति के कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं या दूसरे व्यक्ति से संबंधित हैं, तो ऐसे कार्यों को हस्तक्षेप किया जा सकता है राज्य के द्वारा। ये था स्वयं संबंध कार्य और परसंबंध कार्य। J.S. मिल के आधार की व्याख्या कीजिए जिस पर उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायसंगत बताया है। ये हमने उस समय भी इनकी चर्चा की थी जिस समय हम अध्याय का परिचय चर्चा किया था स्वतंत्रता में। उन्होंने कुछ तर्क दिए थे जिन तर्कों के आधार पर वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते हैं कि प्रत्येक प्रकार की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसके समर्थन में जो तर्क दिए थे वही तर्क यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। पहला कारण कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता, जो बिल्कुल गलत लगता है उसमें भी कुछ सच्चाई का तत्व शामिल होता है। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव के कारण उत्पन्न होता है। और तीसरा विचार, यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था बल्कि यह समय में हर समय में इसका महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि यह एक विचारहीन रूढ़ उक्ति में बदल जाएगा। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीयता की जांच हो सकती है। मतलब कि जब हमारे सामने केवल एक ही विचार है तो हम उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकते, लेकिन उसके विरोध में कुछ विचार आएंगे तो जब पहला विचार है और विरोधी विचार, उन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके हम जो पहला हमारे सामने विचार है उसकी गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता को परख सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जिस प्रकार व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद होता है, उसी प्रकार राष्ट्र का विकास राष्ट्रीय स्वतंत्रता से होता है। मतलब कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अभिप्राय ऐसी स्वतंत्रता से माना जा सकता है जब राष्ट्र के कार्यों पर किसी बाहरी राष्ट्र का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या दबाव न हो, तो ऐसे कार्यों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता हम माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उत्तेजनापूर्ण और आत्मिक होता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ये हमने देखा कि जैसे भारत के क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1857 में भी एक संघर्ष लड़ा और 1947 में भी अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करके उनको अपनी कुर्बानी देकर, बलिदान देकर अपने देश को स्वतंत्र करा। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का महत्व है। धन्यवाद। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।